बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं एक ऐसा कोरा कागज होते हैं जिस पर जैसी छाप छोड़ें, जैसी लिखावट करें वैसे ही छप जाता है। बच्चे को जैसा मार्गदर्शक दे के जैसे राह पर चलना सिखाएंगे बच्चे वैसे ही करते हैं। ऐसा क्यों आप लोगों के बीच इस बात का जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि एक बच्चे के साथ शोषण होता है और इस कदर शोषण आगे बढ़ता है कि यह मामला थाने और थाने से अदालत तक पहुंच जाता है। और जो अदालत के जज होते हैं जब फैसला सुनाते हैं तो पत्रिकाओं के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जब लोगों तक बात पहुंचती है तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जो जज फैसला सुनाते हैं वह भी इस घटना को देख के बड़े ही परेशान हो जाते हैं। तो आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ रहता है? आखिर उस लड़के के साथ कैसा शोषण हो रहा था? तो उसको सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्या हो रहा था। तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर बताइएगा। दरअसल यह हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है पलवल। इसी पलवल इलाके में एक थाना लगता है चांदहट। इसी चांदहट थाना क्षेत्र में एक जो महिला रहती है एक दिन रोते बिलखते हुए थाने पहुंचती है। और जब थाने पहुंचती है तो एक रिपोर्ट लिखवाती है कि उसका शोषण हो रहा है। उसका बहुत दिनों से एक युवक, एक व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है और यह सिलसिला ऐसे चल रहा है। बाकी इसी बीच वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वह महिला रहती है, विधवा रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं। जब रोते बिलखते जब थाना पहुंचती है तो जो थानेदार होते हैं उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। जब रिपोर्ट लिखते हैं, इस रोती बिलखती हुई महिला जो रहती है, विधवा रहती है, इसकी रिपोर्ट तो लिख ली जाती है। जब इस रिपोर्ट की जांच शुरू होती है तो जांच उस थाने की जो एसआई होती है अंजू देवी, यही जांच को करती हैं। और जब जांच करती हैं, चार्जशीट तैयार करती हैं, जब यह मामला कोर्ट रूम तक पहुंचता है तो जिस बात का खुलासा होता है तो अंजू देवी जो रहती हैं अपने जांच में, चार्जशीट में अपने जांच करती हैं। वह सब रिपोर्ट जब अदालत तक पहुंचती है, जो अदालत की जज साहिबा होती हैं वह जज फैसला सुनाने जाती हैं तो देखती हैं कि मामला इतना गंभीर है। और जब मामले का खुलासा होता है, दरअसल यह जो महिला रहती है इसके 2 बच्चे रहते हैं। पति इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा होता है। इसी बीच एक दिन वह लाइट का काम कर रहा था। इसी बीच उसको करंट लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद यह जो औरत रहती है विधवा, यह अपने दोनों बच्चों को लेके जो चांदहट लगता है पलवल का, उसी इलाके में एक किराए का रूम लेती है और उसमें बच्चों को परवरिश करने लगती है। इसका जो ससुराल वाले होते हैं, जो मायके वाले होते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि पति तो रहता नहीं है।
पति के जाने के बाद बच्चों को लेके जिंदगी गुजारना वह भी इस जमाने में बड़ा ही कठिन होता है। अब जो महिला है अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही होती है, इसी बीच जो है कि इसके घर का एक 14 साल का बच्चा आता जाता रहता है, जो पड़ोस में ही रहता है। उस लड़के का नाम अंश होता है। जो अंश है अक्सर खेलते कूदते यह जो विधवा महिला रहती है उसके घर पर आता जाता रहता है। इस विधवा के भी 2 बच्चे रहते हैं। बच्चों के साथ खेलने या ऐसे भी आता जाता रहता है। जो विधवा महिला रहती है वह अक्सर उसको कहती है कि बाबू यह सामान ले आ दो, बाबू वह सामान ले आ दो। जो भी उसकी जरूरत रहती है उस बच्चे को बता के अपना काम करवा लेती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन इस महिला के बच्चे जब कभी घर पर नहीं होते हैं, कभी खेलने या पढ़ने गए रहते हैं, उसी समय यह जो बच्चा है उस विधवा महिला के घर जाता है अंश। और जब अंश उसके घर जाता है तो जो महिला रहती है उसके साथ गंदी हरकत करती है और जब उसका शोषण करती है, एक तरह से समझिए तो उस लड़के के साथ यौन शोषण करती है, उसके साथ संबंध बनाती है। पहले तो अंश को बड़ा ही बुरा लगता है। जब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, बाकी जो अंश रहता है धीरे धीरे उसको भी आदत लग जाता है। कुछ दिनों तक उसको बड़ा ही बुरा लगता है, बाकी कुछ दिनों के बाद उसको अच्छा लगने लगता है। वह भी इस महिला के घर, इस विधवा औरत के घर आने जाने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और कुछ दिन में वह कहती है कि तुमको मुझसे शादी करनी होगी। जब शादी की बात सुनता है 14 साल का बच्चा जो रहता है, जब यह शादी की बात सुनता है तो कहता है कि मैं तो अभी छोटा हूं और तुम जो बच्चों की माँ हो और हमारी शादी कभी हमारे माता पिता करेंगे नहीं, हमारी शादी हो नहीं सकती, तो तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। जो महिला रहती है विधवा, वह कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब यह बात लड़का सुनता है तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब अपने आप से वह परेशान है क्योंकि परिवार वाले जानेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। अब यह लड़का चारों तरफ से फंस जाता है। इसके बाद उस महिला के घर से भाग जाता है, फिर आता ही नहीं है। कई दिनों तक अब महिला उस बच्चे को इतना बुलाने की कोशिश करती है, बाकी आता नहीं है, क्योंकि अब जान चुका था कि यह हमको शादी करने के लिए प्रेशर दे रही हैं। इसके बाद जो यह महिला है थाने पहुंचती है और जब थाने पहुंचती है तो रिपोर्ट लिखवाती है कि जो हमारे साथ युवक है वह हमारा शोषण कर रहा था 1 सालों से और मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं इससे शादी करने के लिए कह रही हूँ। मैं एक विधवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और वह शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इस बच्चे को नाम कौन देगा। जब ऐसी बात थाने में कहती है तो जो थानेदार होते हैं उसकी रिपोर्ट तो लिखते हैं, बाकी तो जब इस पर जांच होती है तो पता चलता है कि यह कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, कोई यह तो छोटा सा बच्चा है जो 14 साल की उम्र में अभी दुनिया को जानता ही नहीं,
दुनिया के बारे में कुछ उसको पता ही नहीं। जब यह मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो जो जज साहिबा रहती हैं वह जज अब मामले को पूरा जानती हैं तो पहले उस महिला को ही फटकार लगाती हैं कि तुम जब जान रही थी कि यह 14 साल का बच्चा है तो तुमने ऐसा इसके साथ क्यों किया। अब सारे मामलों को देख के जो जज साहिबा रहती हैं एक फैसला सुनाती हैं और उस फैसले को सुन के सब लोग जज साहिबा की तारीफ करते हैं। बाकी जो बुरा हो चुका था वह कभी बदल नहीं सकता है। उस लड़के को अंश को बाइज्जत रिहा करती है और इस महिला के खिलाफ संगीन धाराओं में उस बच्चे के साथ यौन शोषण करने के जुर्म में धाराएं लगा के उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जज साहिबा कहती हैं कि अगर जो तुमको ऐसा ही करना था तो किसी अपने उम्र वाले व्यक्ति के साथ शादी करती, इसको साथ जीवन गुजारती। एक 14 साल के बच्चे के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी, इसका यौन शोषण करने की क्या जरूरत थी। तो जज साहिबा ने तो अपना फैसला सुना दिया, इस महिला को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इस महिला को न ही जिंदगी गुजारने का सहारा मिल पाया और न ही जिन बच्चों के पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे ना उनको बाप का सहारा मिल पाया। बच्चे तो पूरी तरह से अनाथ हो गए और इस अंश का क्या, अंश की तो एक तरह से समझिए तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद और तबाह हो गई। इसको कोर्ट ने तो बाइज्जत रिहा कर दिया, पर इसके जीवन में वह जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो उसके साथ हो चुका है यौन शोषण, जो उसके साथ हुआ है, क्या कभी वह जिंदगी में भूल पाएगा। वह अपने परिवार में खुशहाल जीवन क्या वह जी पाएगा, अपने दोस्तों में क्या वह खुशहाल जीवन जी पाएगा, समाज में क्या वह अच्छी तरह से रह पाएगा। तो इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि इसलिए कि लोगों को सचेत किया जाए। कोरोना काल के बाद बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन हो गया, तब से बच्चे सोशल मीडिया पर तरह तरह की वेबसाइट पर तरह तरह की चीजें देख रहे हैं। तो इसलिए सारे माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर अपने बच्चों की देख रेख करें। बच्चे सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। जो अंश रहता है उसके परिवारजन यह भी बताते हैं, कहते हैं कि जब से अंश इस औरत के चक्कर में पड़ा, इस औरत के पास आने जाने लगा, तब से नहीं खाता था, न पढ़ाई लिखाई करता था। यह हमेशा अपने मोबाइल को चलाते रहता था और दिन भर उसी के घर आना जाना लगा रहता था। तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर माता पिता की देख रेख कमजोर पड़ गई। जो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाए, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो इस घटना को जानने के बाद आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।